अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ असमतुल्लाह बलोच हाज़िर खिदमत है। जैसा कि नाजरीन आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी रोज़ नित नया आपके लिए सेशन लाता है, जिसमें एजुकेशनल, आईटी रिलेटेड और मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं, गुफ्तगू होती है। उसी के रिलेटेड आज हमारा जो टॉपिक है, अदब और आज का नौजवान। बेसिकली अगर अदब की बात की जाए नाजरीन, जब इंसान पैदा होता है तो हैवान की मानद होता है, और एक अदब ही है इंसान को हैवान से इंसान बनाता है। तो इसी पे आज हमने सोचा है कि गुफ्तगू की जाए, क्योंकि अदब की कमी बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है। और अदब अदब अगर लिटरेचर की बात की जाए तो लोग जो है ना, लिटरेचर से बहुत ही ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जो हीरों की मानद हैं, जो मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस लिटरेचर को, अदब को, उर्दू अदब को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो आज उसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मारूफ शायर डॉक्टर जवाद जाफरी साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है उर्दू डिपार्टमेंट जीसीएस कॉलेज के, और उसके साथ प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। सर, आपका भी शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं इस आपके चैनल के लिए अपने चाहने वालों से मुखातिब हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आज जैसे कि हमारा टॉपिक है अदब और आज का नौजवान, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताएं कि अदब क्या चीज़ है। अदब वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम जिंदगी को को देखते भी हैं और जिंदगी को दिखाते भी हैं। और जिंदगी कैसी है, तो जिंदगी को कैसा होना चाहिए, ये अदब का सबसे अदब से रिलेटेड सबसे अहम बात है ये। तो बहुत अच्छी। अदब का काम बेसिकली इंसान को ग्रूम करना है, अच्छा। इंसान को इंसान बनाना है। शायद ही दुनिया में बहुत कम सब्जेक्ट हैं, सारे जी। सब्जेक्ट आपको कामयाब बनाते हैं, आपको बुलंदी पे पहुंचाते हैं, आपको दुनिया में कमाना सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और अच्छे इंसान का तस्वुर जो है, मसलन मैथ को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि इंसान कैसा होना चाहिए, ना फिजिक्स को है, ना केमिस्ट्री को, ना बायो को है। जी। लेकिन ये हमारा कंसर्न है लिटरेचर पढ़ने पढ़ाने वालों का या लिटरेचर का, कि वो ये देखना चाहता है कि इंसान को कैसा होना चाहिए। बाकी सब देखते हैं कि इंसान क्या है, हम देखते हैं कि बहुत इंसान को कैसा होना चाहिए। इंसान को ग्रूम करता है लिटरेचर, इंसान को जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। बहुत अच्छे। सर, हमें ये बताएं कि अदब इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। क्या आप समझते हैं आज का हमारा नौजवान अदब से कितना इंसान करीब की है सोच और से कितना दूर अदब है? से कितना करीब है और कितना दूर। चलो चलो ठीक है। हेलो। चलो ठीक है, डन। सर, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पूरा। जी नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर हमारे जवाद जाफरी साथ साहब डॉक्टर मौजूद जवाद जाफरी साहब मौजूद। हैं। मेरे ख्याल से कोई नेट का प्रॉब्लम मेरे है। ख्याल से कोई नेट का सर, प्रॉब्लम। सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपको मेरी? सर, सर, डॉक्टर साहब। नाजरीन, जो आज का हमारा टॉपिक है अदब और आज का नौजवान, ये इंतहाई जो है ना, बहुत ही संजीदा टॉपिक है। और इस पे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर जवाद जाफरी साहब मौजूद हैं, जो कि एक शायर भी हैं, और उसके साथ साथ एक जो है ना लिटरेचर के प्रोफेसर भी हैं। और गालबन उनकी कोई 20 से ज़्यादा जो है ना किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। यूरोप और अमेरिका में उन्होंने जो है ना वो पीएचडी की, उनकी रिसर्च है कि यूरोप और अमेरिका में जो लोग, जो पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं वहाँ पे, वो अदब को कैसे देख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं।
और अदब पे जो है ना उन्होंने रिसर्च की। बेसिकली अगर अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने एक दो ममालिक को, बल्कि यूरोप और अमेरिका की जब बात आती है तो उन्होंने तीन ममालिक को जोड़ने की कोशिश की है। जी नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर साहब ज्वाइन हो चुके हैं थोड़े से इशू की वजह से। सर मैं आपसे पूछ रहा था कि अदब इंसान की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है। क्या आप समझते हैं कि आज का हमारा नौजवान अदब से कितना दूर और कितना करीब है? हाँ जी, चीजें अगरचे पहले की तरह नहीं रही, लेकिन जी पुराने लोग ज्यादा लिटरेचर से वाबस्ता थे और उसकी वजह ये थी कि ज्यादा मौके नहीं थे। आज जी चूंकि मौके बहुत ज्यादा हैं, आज यानी किताब के अलावा भी बहुत कुछ है, मुशायरे के अलावा भी बहुत कुछ है। और आप जानते हैं कि आईटी में चूंकि एक इनकलाब आ चुका है, तो इसलिए नौजवानों के साथ या लोगों के पास ज्यादा प्लेटफॉर्म आ गए हैं। इसलिए कुछ जी कमी आई है पढ़ने लिखने में, और पाकिस्तान में तो किताब में बहुत ज्यादा जवाल आया है। दुनिया में आज भी रशिया दुनिया में किताबें छापने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, और किताबें पढ़ने वाला भी शायद। दुनिया में जी किताबें आती हैं, 10-10 लाख का एडिशन छपता है, और आपके पाकिस्तान में या तो छपता नहीं, या फिर किताब 100 या 300 के एडिशन पे आ गई है। तो इससे ओके। पता चलता है कि हमारा पढ़ने वाला जो है वो लिटरेचर से या किताब से दूर हो रहा है। तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक वजह तो ये मोबाइल ही है, और ये जो हमारा आईटी है, इसमें दुनिया जो है, देखिए, दुनिया की किताबें जो हैं वो एक चिप पे आ गई हैं, दुनिया की पूरी-पूरी लाइब्रेरियाँ, अज़ीमुशान लाइब्रेरियाँ। लेकिन हमारे नौजवान जो हैं उनमें से भी अपनी यानी जिस तरह की चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं वो निकाल लेते हैं। कमी तो आई है, लेकिन लिटरेचर किसी भी अहद में सबके लिए नहीं होता है। इसके पढ़ने लिखने वाले मखसूस लोग होते हैं। ठीक है सर, जैसा कि आपने बात की है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो उन्होंने ना लिटरेचर को या अदब को बहुत कम किया इसके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आने की वजह से। तो अगर सर देखा जाए तो सोशल मीडिया ने एक इसका ये भी पहलू है कि सोशल मीडिया ने अदब को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया है। मीन कि आप जी, ये जी। एक क्लिक से कोई एक बुक देख सकते हो, कोई न्यूज़ देख सकते हो, अदब की कोई भी आप अगर लिटरेचर पढ़ना चाहें तो आजकल आप सोशल मीडिया पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो। एक इसकी एक ये भी एक रीज़न है कि इसने प्रमोट किया है बहुत ज़्यादा अदब को। जी हाँ, प्रमोट भी किया है, लेकिन इससे परेशान मतलब बहरहाल होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। देखिए, किसी ज़माने में जो किताब के पढ़ने जी नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर जवाद जाफरी साहब मौजूद हैं और बहुत अहम टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही है। और उसके साथ ही अदब अदब हमारा आज का टॉपिक है। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बार बार रीज्वाइन करना पड़ रहा है डॉक्टर साहब को। और इससे पहले कि उन्होंने कभी भी लाइव सेशन नहीं दिया गलबन, बल्कि वो पीटीवी पे काम करते रहे हैं। अदबी लोगों की यही एक सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है मेरे नज़दीक, कि उनको टेक्निकल चीज़ों का जो है ना इल्म ही नहीं होता। वो बेचारे इतने हसास और इतने नफीस होते हैं कि उनकी क्या ही बात होती है। मैं इसके साथ बताता जाऊँ आपको कि डॉक्टर साहब ने एक खासा अरसा, एक खासा ज़िंदगी का खासा एक टाइम जो है ना वो पीटीवी होम को दिया है। पीटी उसके लिए उसके सीरियल लिखे हैं, उस पे शोज़ किए हैं, बहुत ही ज़्यादा शोज़ किए हैं डॉक्टर साहब ने। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ रिजॉइन हो चुके हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि आज के हमारे मुआशरे में मौजूद नौजवान किताबें लिखना चाहते हैं। कुछ की बुक्स आ भी चुकी हैं। क्या आप समझते हैं कि आज का नौजवान अदब लिख सकता है? एक नौ उम्र नौजवान अदब लिख सकता है? क्यों नहीं लिख सकता? सवाल ये है कि हम तो, मैं तो पेशे के एतबार से प्रोफ़ेसर हूँ, और सारा दिन हम यूथ के साथ ही रहते हैं, और
इसीलिए शोबे में आए थे कि यूथ जो है उसके ख्यालात से अपने आप को अपडेटेड रखें हमेशा। तो जी हम तो देखते हैं कि नौजवानों में बहुत टैलेंट भी है, लेकिन जिस तरह जी आप सीखे बगैर पंक्चर साइकिल का नहीं लगा सकते, जी सीखे बगैर आप लिबास नहीं सी सकते, सीखे बगैर आप कोई दुनिया का काम नहीं कर सकते, तो इसी तरह सीखे बगैर आप लिख कैसे सकते हैं, किताब कैसे लिख सकते हैं। तो जी इसलिए कहीं न कहीं से, किसी न किसी आदमी से, किसी न किसी के साए में बैठना चाहिए। सीखने का अमल जो है वो शायद किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखने की बजाय ये ऐसे ही चलता है, एक बड़े लोगों की महफ़िलों में बैठना, उनसे सीखना, उन्हें सुनना, उनके तजुर्बात जो हैं वो पहुँचते हैं हम तक, तो यही और पढ़ना बहुत ज़्यादा, रंग-बिरंगी किताबें पढ़ना, रंगारंग किताबों, तहरीरों से ही हमें सीखने का जो है वो मौका मिलता है। लेकिन नए लोग जो हैं मैंने देखा अक्सर कि वो सीखे बगैर लिखना चाहते हैं। सीखे हम्म, बगैर आप शायद कोई नसर की तहरीर छोटी-मोटी लिख लें, लेकिन शायरी तो बिल्कुल सीखे बगैर नहीं हो सकती। शायरी के पीछे कई दर्जन उलूम होते हैं। एक नज़्म जब आप लिख रहे होते हैं, तो जी जी उसके पीछे कई दर्जन दूसरे डिसिप्लिन हैं जिन पे दस्तरस हासिल किए बगैर आप शायरी नहीं कर सकते। तो इसलिए लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ जज़्बात का इज़हार करना शायरी है। लेकिन वो किसी ख़ास तरह से जज़्बात का इज़हार करना, एक ख़ास तरह का इल्म अरूज़ है, मीटर जिसे आप कहते हैं, फिर लुग़त का जी इल्म है, ग्रामर का इल्म है और बड़ी मतलब फ़साहत का इल्म है और बहुत सारी सनाए बदाए के उलूम हैं, इल्म यानी बहुत सारे उलूम जो हैं, उन्हें सीखने के बाद आप शायरी कर सकते हैं जी जी और सर सीखने का किसी के आपने पास वक़्त नहीं है। हाँ हाँ ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर आपने नोट किया होगा कि सोशल मीडिया का जो कंटेंट होता है, जो मवाद होता है, वो अपना इस पे नौजवान पे बहुत ज़्यादा ग्रिप हासिल कर लेता है। अदबी मवाद क्यों ग्रिप हासिल नहीं करता या क्यों नहीं कर पाता एक इंसान पे? सर पता क्या है? ये जी जो रोज़मर्रा की तहरीरें आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, सोशल मीडिया देखिए हमारी ट्रेनिंग हुई है कि हमने सालों अपनी चीज़ें मैगज़ीन्स को भेजी, लिटरेरी मैगज़ीन्स को और उन्होंने उन्होंने हमें इंतज़ार करवाया कि अभी आप आपकी चीज़ नहीं छप सकती, अभी आप बेहतर करें। ठीक है। अच्छा हमने फिर चीज़ों को बेहतर किया, फिर जो एडिटर होता है वो जब समझता है कि ये चीज़ें छपने के काबिल हैं और उनके नकाइस दूर कर लिए जाते हैं, तब वो छापता हम्म, है। ये जो सोशल मीडिया है ये तो एक ऐसी दीवार है जिस पे आप भी अपनी तस्वीर टाँग देंगे, मैं भी टाँग दूँगा, सारी दुनिया वहाँ अपनी चीज़ें लगा सकती हैं। लेकिन क्या लगा देने से कोई तहरीर लिटरेचर बन जाती है? सोशल मीडिया पे बहुत कोई अच्छी। अगर किसी तहरीर के नीचे 10,000 आदमी लाइक लिख देता है, तो क्या उससे वो फनपारा बन जाएगा? ये तो नहीं है। एक पूरी साइंस है जिससे और तजुर्बा है, ऑब्जर्वेशन है, नॉलेज है, फिर लिसानियात का इल्म है, सब चीज़ें मिलके उसको फनपारा बनाती हैं। और हम तो बिल्कुल बॉदर नहीं करते कि किसी तहरीर के नीचे 5 लोगों ने वाह लिखा हुआ है या अच्छा लिखा हुआ है और हम तो देखते हैं कि उनका क्या कंसर्न है तहरीर से। क्या वो इस चीज़ के माहिर हैं? क्या उनके लिखे की कोई अहमियत है? जब हर आदमी टूटी-फूटी चीज़ों पे वाह, वाह, वाह और बहुत अच्छा और बहुत इसी ने नौजवानों में एक तरह से ना खुद पसंदी पैदा कर दी है और वो समझते हैं कि जो लोग वाह-वाह कर रहे हैं तो शायद हम लिख भी अच्छा रहे हैं। हम्म, गालिब की किताब पूरे साल में एक भी ना बिके तो वो फिर भी गालिब है। बहुत अच्छे, इकबाल की बहुत अच्छे। किताब हाँ, इकबाल का एक मजबूआ पूरे साल में ना बिके तो वो फिर भी इकबाल रहेगा। आप देखिए ना बिल्कुल बेशक। विर्जिल का नाम आपने विर्जिल का नाम सुना होगा, होमर का नाम सुना होगा। सवाल ये है कि कभी हमारी 99% लोगों ने कभी विर्जिल की नज़्म नहीं पढ़ी होगी या उसका होमर का कोई इलियड या ओडेसी नहीं देखी होगी, लेकिन इसके बावजूद एग्जैक्टली। वो होमर है और विर्जिल है। ये जो बहुत अच्छे। हमें सिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जिसके लाइक्स ज़्यादा हो जाएँ, वो तहरीर बड़ी हो जाती है, ये गलतफ़हमी है लोगों को। अदब जो है, वो वोटिंग के ज़रिए से बड़ा नहीं होता। वो अब उसकी अज़मत उसके अंदर तहरीर में होती है।
बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूबसूरत बात सर आपने की है। अच्छा सर, आजकल के जो नौजवान हैं वो गैर मियारी, यूं समझ लें, मैं आपको बताऊं, गैर मियारी शेर व शायरी से बहुत ही ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट की जाए और उसके नीचे वाह वाह होती है, तो वो जो है ना उस गैर मियारी शेर को लेके बहुत ही ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं और उससे मुतासर हो जाते हैं। तो कोई ऐसी तरकीब बताई जाए कि इन गैर मियारी चीज़ों को परखा जाए, जांचा जाए, जो अदब के बहुत ज़्यादा करीब ना हो लेकिन अदब को पसंद करता हो। नहीं, असल में ये जो चीजें होती है ना जिन्हें आप गैर मयारी कहते हैं, हर इंसान की जी, आगाज में ही तो वो आग का दरिया नहीं पड़ सकता ना। वो डेफिनेटली। वो आगाज तो करता है कहीं ना कहीं से, लेकिन जैसे आप सीढ़ी मकान एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो सारी जिंदगी पहले स्टेप पे तो नहीं खड़े रहेंगे ना जी आप। जी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होते चले जाएंगे, हत्ता कि आप आखिरी सीढ़ी पे चले जाएंगे, आखिरी स्टेप पे चले जाएंगे। जी इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो पहले स्टेप को आखिरी समझ लेते हैं। मसलन आजकल देखें कि नीम सूफियाना से नावल हैं कुछ औरतों के, और उन्हें ना पता है सूफीज्म क्या है, ना उन्हें पता है तसव्वुफ क्या है, ना उन्हें पता है तहरीर का फन क्या है, लेकिन वो जी। फिर भी लाखों में बिक रहे हैं। तो लोग समझते हैं जो चीज बहुत ज्यादा बिकती है शायद वो अजीम होती है। ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में लोगों को पहले स्टेप के तौर पे इस तरह की तहरीरें पढ़नी, हमने भी पढ़ी थी, हम भी अदाबर्ज में छपते रहे हैं, लेकिन क्या हम सारी जिंदगी अदाबर्स पे तो नहीं रुके, हम तो फिर जल्दी फनून और औराक की तरफ चले गए, तो जो दुनिया के बड़े मैगजीन्स थे उर्दू दुनिया के। तो इस तरह जी नई नस्ल जो है उसे चाहिए कि वो अपना टेस्ट जो है उसे डे बाय डे बेहतर करे, बेहतर से बेहतर तहरीरों की तरफ जाए, और उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये जो जो कुछ हम पढ़ते हैं इनकी अहमियत यानी एक डेली जो अखबार होता है उससे ज्यादा नहीं होती, जिसपे शाम को लोग पकौड़े रख के खा रहे होते हैं उसी अखबार पे, उनकी अहमियत शाम को खत्म हो जाती है। लेकिन जो लिटरेरी तहरीरें होती हैं उनकी उम्रें हजार साल होती हैं, हजारों साल। जो आप आज लिख रहे हैं वो हजारों साल बाद भी पढ़ा जा सकता है, आपके तजुर्बों में आने वाली कई हजार साल बाद की नस्लें भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो तहरीर है वो आपके जौक जो है, आपका टेस्ट जो है जी। उसको बार बार आप पढ़ते हैं तो वो बार बार आपको खुशी दे, और बार बार वो नए नए पहलू खुले यहाँ पे उस तहरीर के, हत्ता कि वो अजमत के दर्जे पे फायज हो जाए। तो ऐसी बहुत सी तहरीर, कम तहरीरें हैं जिन्हें ये मर्तबा मिलता है। क्या गालिब के अहद में 19वीं सदी में सिर्फ गालिब ही लिख रहे थे? लाखों शायर लिख रहे थे, लेकिन एक सदी एक नाम के शायर के नाम ठहरी है। इकबाल के बिल्कुल ऐसा ही। जमाने में 20वीं सदी में बहुत से लोग लिख रहे थे, लेकिन 20वीं सदी सिर्फ इकबाल के नाम से ही यानी मंसूब हुई है। तो इस तरह ये जो इस तरह की तहरीरें लोग लिखते रहते हैं, ये असल में माहौल पैदा कर रहे हैं। जैसे एक सियासी जलसा होता है ना, तो उसमें सुबह से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जी शाम को आता है वो लीडर जिसने तकरीर करनी होती है, और सारा मेला बिल, लूट के ले जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सारा मेला लूट के ले जाता है। सर आपने, आपकी किताबें गालबन 20 कोई किताबें छप चुकी हैं, तो आप अपने निसाब का दुनिया के निसाब से मुवाजना कैसे करते हैं? अव्वल तो ये कि मेरी किताबें निसाब से मुतालिक नहीं है, मेरी किताबें तो प्योर लिटरेचर से मुतालिक हैं। जी लेकिन हाँ, ये सवाल मुझसे रेलिवेंट इसलिए है कि मैं चूंकि प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि किसी भी अच्छी सोसाइटी की बुनियाद सिलेबस रखता है, और अच्छे इंसान की तामीर की बुनियादें भी सिलेबस से उठती हैं। तो जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिन लोगों ने, जिन मुआशरों ने तरक्कियां की हैं, जिन सोसाइटियों ने तरक्की की है, उनमें सिलेबस का बहरहाल बहुत बड़ा हिस्सा होता है। असल में सिलेबस जो होता है वो इस चीज का, इस सवाल का जवाब होता है कि हम किस किस्म का इंसान तामीर करने जा रहे हैं, हम किस किस्म की हम्म, सोसाइटी बनाना चाहते हैं। और सिलेबस जो है वो एक तरह से उन इम्कानात को पैदा करता है कि हमारा तस्वुर इंसान है क्या। मसलन आप देखें, तमाम यूनिवर्सिटियां आपको कामयाबी के पेडेस्टल पे खड़ा कर रही है सिर्फ,
लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के पास कोई ख्वाब नहीं कि हम किस किस्म का इंसान पैदा कर रहे हैं। इंसान आपने ये पैदा किया है कि रोड क्रॉस करते बच्चों को देख के आप अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लें। ये इंसान पैदा किया हमारे सिलेबस ने। हमारे सिलेबस ने ये इंसान पैदा किया है कि हम कोई बूढ़ा रोड क्रॉस कर रहा हो तो हम उसको हार्न दे के और रेस दे के गाड़ी की उसको डरा दे दो ताकि वो यानी गिर जाए या वो रोड क्रॉस करने के काबिल ना रहे। तो हमने ऐसा इंसान तैयार कर लिया है जहां जमीर नाम की चीज नहीं, ये सिलेबस जमीर को डील नहीं करता, जायज और नाजायज को डील नहीं करता हमारा सिलेबस कि सोसाइटी में इंसान जायज और नाजायज के फर्क के साथ किस तरह जिंदगी बसर कर सकता है। हमारा इंसान नमाजें भी पढ़े जाता है, हमारा इंसान करप्शन भी किया जा रहा है। डेफिनेटली तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब उसी जगह छप्पड़ के किनारे हम तालाब के हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, अजान हो, और उसी तालाब से हम दूध में पानी भी मिला लेते हैं। हम हज व ज़ियारत पे भी जाते हैं लेकिन कम भी तोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो कैरेक्टर की तारीफ बहुत महदूद कर दी गई है। यानी अब हमें सिखा दिया गया कि जिनसी सरगर्मियों में मुलव्वस इंसान बदकिरदार होता है, लेकिन जो कम तोलता है वो बदकिरदार नहीं, जो झूठ बोलता है वो बदकिरदार नहीं, जो बकरा कह के गधा खिलाता है वो बदकिरदार नहीं, और जो आदमी आपको चीनी में सूजी मिलाता है, जो मिर्चों में बरादा मिला रहा है, वो बदकिरदार नहीं। बदकिरदारी की तारीफ देखिए कितनी मुख्तसर कर दी गई है, और कैरेक्टर जो है उसकी बिल्कुल एक नया जाविया हमारे सामने आ गया। हमें सिखाया नहीं जाता नए इंसान को, ना प्रोफेसर अपना रोल प्ले कर रहा है, ना मौलाना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ना वालिदैन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ना ही दूसरे लोग। हम सब सोए हुए हैं और सोए हुए मुआशरों के सिलेबस भी सोए हुए होते हैं। बहुत तल्ख हकीकत है सर, इससे लोग रूशनास नहीं है, होना चाहिए। और ये हकीकतें हैं जो आपने अभी बात की है कि जो बद किरदारी की जो तारीफ है उसको मुख्तसर कर दिया गया है, जिस्म फरोशी के साथ मिला लिया गया है। जी जी बिल्कुल सर। यदि तौइफ तो बुरी औरत है, जी मैंने कहा तौइफ तो बुरी औरत है, या तौइफ के कोठे पे जाने वाला तो बुरा आदमी है, लेकिन कम तोलने वाला, रिश्वत लेने वाला, कम नापने वाला, जिसे अल्लाह और रसूल कहते हैं इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, लोगों की गाड़ियां उठा के बेचने वाला, पुर्जे करके बेचने वाला, और फिर हज व ज़ियारत पे भी चला जाता है, और हुलिया भी उसने इख्तियार किया हुआ है खास मुसलमान का। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाहर से रसूलुल्लाह जैसा या असहाब जैसा बनने की बजाय हमें अंदर से उन जैसा बनना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। अपने अंदर को जो है ना साफ करना चाहिए। अच्छा सर, मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सर, आपके आइडियल उस्ताद कौन थे? हाँ, मेरे कई उस्ताद मेरे आइडियल रहे हैं। वैसे तो आइडियल उस्ताद वो होता है जो आपकी मट्टी को तोड़ के नया बना देता है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम उसकी सोबत में बैठने से पहले क्या थे और बैठने के बाद क्या है, वो स्क्रैप लेता है और उसको सोना कर देता है। अच्छा उस्ताद जो होता है। तो मेरे आइडियल उस्ताद जो है ना, वो शेखुपुरा में मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ चौधरी नजीर साहब हैं, फलसफे के उस्ताद थे, अब भी हैं, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी तवील करे। और इसी तरह मेरे उर्दू के उस्ताद मुझे मेरे आइडियल थे, प्रोफेसर जफर इकबाल थे उनका नाम था, वो भी मेरे आइडियल उस्ताद हैं। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने डॉक्टर सुहेल अहमद खान साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नत में घर दे, और डॉक्टर सजाद बकर रिजवी, इस तरह के लोगों की सोबत में हम लोग रहे हैं और हमने उनसे सीखा है, और उन्होंने हमारी मट्टी को नए सिरे से गूंद कर नया बनाया हमें। वाह सर, आजकल अगर देखा जाए तो एक ऐसा उस्ताद, एक ऐसा प्रोफेसर जो बाइक पे आता जाता हो, क्योंकि आजकल जदीद दौर है, आगे दुनिया तेजी की तरफ भाग रही है। लोग लोग यूं ये समझते हैं, बच्चों को ये समझाया जाता है कि जो उस्ताद गाड़ी पे आता है, जिसकी कोठियां हैं, जिसके बंगले हैं, जिसका बैंक बैलेंस है, वो अच्छी सोफेस्टिकेटेड गुफ्तगू करता है, उसने टाई लगाई होती है, कोट पहना हुआ होता है।
तो उसको जो है ना आइडियल समझा जाए, क्योंकि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, उससे आप वो आपको पॉलिश करता है। ये हमारे मुआशरे की बातें हैं, जो किसी हद तक ठीक भी हैं, और किसी हद तक इनसे एग्री नहीं किया जाता। तो क्या सर बाइक पे आने वाला उस्ताद, प्रोफेसर, टीचर खुद को आइडियल कैसे मनवा सकता है? देखिए, मसला बाइक या लिबास नहीं है। मसला तो ये है कि उस्ताद को बहरहाल लीडिंग रोल तो प्ले करना होता है, चूँकि बच्चे ने स्टूडेंट ने उसकी शख्सियत से बहुत रोशनी लेनी होती है। तो खुश लिबास तो होना चाहिए उस्ताद को, इसमें तो कोई शक नहीं। जी। लेकिन कहाँ लिखा है कि जो गाड़ी पे ना आए वो अच्छा उस्ताद नहीं होता है, या जिसने बहुत थ्री पीस ना पहन रखा हो अच्छा उस्ताद नहीं होता। अच्छे उस्ताद से मुराद होती है कि वो अपने तलबा की ज़िंदगियों पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है और हम्म। कितनी रोशनी बाँट रहा है। उस्ताद होने का मतलब है साहिब इल्म होना, एक ख़ास किरदार का मालिक होना, ठीक है ना? तो जी। कहाँ कहाँ किस करोला से उतरते थे रसूलुल्लाह या हज़रत अली या साहब रसूल? किस करोला से उतरते थे तबलीग के लिए? किस महल में रहते थे अल्लाह के रसूल? वो इल्म की रोशनी से उन्होंने मुआशरों को तब्दील किया, अपने किरदार से, अपनी सीरतों से तब्दील किया, अपने मौक़िफ़ से तब्दील किया उन्होंने मुआशरे को। जी बाकी ये बिल्कुल। है कि ये जो मतलब कहीं भी ये नहीं लिखा कि लिबास जो है वो बहुत शौक होना चाहिए टीचर का। मैं समझता हूँ कि उससे अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए और अपने अहद में जो उसके सब्जेक्ट में या इल्म में जो डेवलपमेंट हुई है उस पे उसकी नज़र होनी चाहिए। और उसकी शख्सियत में ऐसा करिश्मा होना चाहिए कि लोग उसके साए में बैठना और उससे इंस्पायर होना पसंद करें। बाकी ये है कि हमारे उस्ताद पैदल आया करते थे। आप तो बाइक जी। की बात कर रहे हैं, पैदल आते थे उस्ताद, और बहुत हुआ तो कोई साइकिल पे आ गया। लेकिन मुझे याद है कि हम अगर गाड़ी में आया करते थे तो हमारी जुर्रत नहीं थी कि उस्ताद पैदल जा रहे हैं तो हम गाड़ी में से गुजरे। हमारे अब्बा वाह। हमें उस गाड़ी से कई गज दूर उतार देते थे और हम सड़क के किनारे खड़े हो जाते थे कि हमारे उस्ताद आ रहे हैं। और जब तक वाह। वो दूर नहीं चले जाते थे तो हमारी जुर्रत नहीं होती थी कि हम उस गाड़ी में दोबारा बैठ जाएं, या मोटरसाइकिल है या कोई भी सवारी उस पे हम बैठ सकें। तो ये उसकी ज़ात का करिश्मा था, ये आइडियल थे वो हमारे। असल में मसला ये हो गया है कि खुद जब अभी रिजल्ट आते हैं ना, आप देखें कि मैट्रिक के या एफए के, तो कोई भी रिजल्ट आता है जी। तो मैं कई सालों से उन रिजल्ट्स को देखता हूँ और हैरान रह जाता हूँ कि बच्चे सब कुछ बनना चाहते हैं, इंजीनियर भी, वो डॉक्टर भी, वो साइंटिस्ट भी, वो यानी कंप्यूटरिस्ट भी, सब कुछ बनना चाहते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना किसी बच्चे ने कहा हो कि मैं उस्ताद बनूंगा। और जी बिल्कुल उसकी ऐसे ही है। उसकी उसकी वजह ये नहीं है कि ये पेशा अच्छा नहीं है, उसकी वजह सिंपल ये है कि हुकूमतों ने, हमारी हुकूमतों ने माजरत से जी। उस्ताद को की जो मराआत हैं वो इतनी थोड़ी हैं, और उस्ताद का जो समाजी मर्तबा है वो इतना गिरा दिया है हुकूमतों ने कि अब कोई भी उस्ताद बनना पसंद नहीं करता। अच्छा, आप देखें कि ये जो रोमन मुआशरा था या ये जो यूनानी मुआशरा था, कितने बड़े मुआशरे थे। लेकिन जी बिल्कुल। खास तौर पे मैं यूनानी मुआशरे की बात करूँगा कबल मसीह की, कि उस जी। मुआशरे में कैसे-कैसे अज़ीम लोग थे। लेकिन रोमन्स की जो मतलब एक धक्का जिसे कहते हैं ना, वो मुआशरा नहीं सह सका और ज़मीन-बोस हो गया। वजह उसकी जो मुझे समझ में आती है वो यही थी कि वहाँ तालीम का पेशा जो है गुलामों के सुपुर्द कर दिया गया था। और गुलाम हम्म। आपको पता है ऐसा तबका होता है जिनके कोई समाजी या सियासी हकूक नहीं होते, और तलबा की जी। यानी दिन का एक हिस्सा उनसे पढ़ते हुए गुजरता था और जी। बाकी हिस्सा अपने उस्तादों को कोड़े मारते हुए, चूँकि वो उनके गुलाम होते थे। और जिस मुआशरे में उस्ताद का मर्तबा इतना गिरा दिया जाए, वो मुआशरे वो तबाह हो मुआशरा जाते हैं, ऐसे। बिल्कुल। और ऐसे मुआशरों को तबाह हो ही जाना चाहिए। वो डेफिनेटली उन्हें बाकी भी नहीं रहना चाहिए जहाँ शागिर्द अपने उस्तादों पे कोड़े बरसाते हैं। तो जिस मुआशरे जी में बिल्कुल।
उस्ताद बच्चों की स्टूडेंट्स की नजर से उस्ताद का मर्तबा गिर जाए। ये उस्ताद ने नहीं गिराया, ये उस्ताद ने नहीं अपना मर्तबा गिराया, ये तो मुआशरा है जिसने उसको पिछाड़ दिया है, जिस जो उसको जी यानी बैकफुट पे ले गया है, उसको पसमानदा कर दिया है उसको। या फिर ये कि उन्होंने जो मुआशरे में आइडियल इंसान की तारीफ यानी जो तय की है, उसमें उस्ताद पूरा नहीं उतरता। उन्होंने तो जी आइडियल आदमी की तारीफ ये कर ली है ना कि जिसके पास दौलत हो, जिसका घर कितने यानी मरलों में है, गाड़ी कितनी लंबी है, और लोगों ने तो अपने घर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों से भर लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर बना लिए घरों को, वो घर लगते नहीं, घर तो जी रिश्तों बिल्कुल। से होते हैं ना। हाँ ये सर सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनसे उस्ताद के मर्तबे को भी जो है ना काफी ठेस पहुंच रही है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि ज्यादातर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल करवाने के लिए क्यों उन प्राइवेट स्कूल्स का तयन क्यों करते हैं? प्राइवेट स्कूल्स वालों ने बड़ी मेहनत से सरकारी सेक्टर को बर्बाद किया है। जी आप देखें आज जो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े तालीमी ग्रुप्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, आप देखें कि यही वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी या पब्लिक सेक्टर के अदारों का माहौल और उनकी इज्जत बर्बाद की है। यही वो लोग थे जो यहाँ दाखिल हुए, इन्होंने जलसे जुलूस और इन्होंने यूनियन बनाई और इन्होंने बर्बाद किया। जब पूरी तरह से सरकारी सेक्टर बर्बाद कर दिया तो इन्होंने पैरेलल अपनी सल्तनतें, तालीमी सल्तनतें खड़ी की। हम्म और आप उनको जानते हैं कि वो कौन लोग थे जो तालीमी अदारों को बर्बाद कर रहे थे। 10, 20, 25 साल पीछे जाएं, कौन लोग थे जो तलबा यूनियन के नाम पे ये सब कुछ कर रहे थे, उन्हीं ने। अच्छा, दूसरा ये है कि एक गुलामी का तस्वुर भी है ना हमारे यहाँ के, हम समझते हैं कि अंग्रेजी हमें आनी चाहिए। सवाल ये है कि अंग्रेजी सीख के करना क्या है हमने। मैं लैंग्वेज का उस्ताद ये हूँ, ये भी मैटर मैं करता है। बच्चों से हाँ मैं बच्चों से पूछता हूँ कि ये लफ्ज जो है आप पंजाब में पढ़ते हैं, मैं अगर उर्दू पढ़ाता हूँ, साथ पूछता हूँ इस लफ्ज को पंजाबी में क्या कहते हैं, तो बच्चे खामोश होते हैं, एक लफ्ज नहीं नहीं आता आता है। पंजाबी में कोई। अच्छा, तो मैं कहता हूँ जब आपको अपनी जबान नहीं आती तो मैं कैसे मान लूं कि आपको उर्दू आती होगी, जो हम्म कि मेरी जबान नहीं है, अगरचे मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ। उर्दू मेरी जबान तो नहीं है, उर्दू तो उर्दू बोलने वालों की जबान है। हम तो उस जबान के अंदर एक्सप्रेशन देते हैं, जबान तो उनकी है जो बाय बर्थ उर्दू बोलने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो जी मैं उनसे पूछता हूँ उर्दू या अंग्रेजी, जिन पे आपका हर बच्चे का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो होता है महंगे तालीमी अदारे, उन स्कूल से पढ़ता हुआ वो कॉलेजों में आता है, लेकिन एक लाइन अंग्रेजी की नहीं बोल सकता। किसी लफ्ज के मानी पूछे तो उसे नहीं आते। तो ये एक तरह सा फैशन है और एक गुलामी है, ज़हनी गुलामी, कि हम समझते हैं कि अंग्रेजी ज़रूर आनी चाहिए। जिस तरह हर घर में ये पिछले चंद सालों में आइडिया डेवलप हुआ है कि बच्चों को कंप्यूटर लेके ज़रूर देना चाहिए। सवाल ये है कि बच्चों ने क्या करना है कंप्यूटर को? अगर तो वो आईटी का स्टूडेंट है तो ठीक है, उसको चाहिए कंप्यूटर। लेकिन ये हमारे यानी कॉम्प्लेक्सेस हैं कि हम सरकार यानी पढ़ाते हैं अंग्रेजी स्कूलों में। हालांकि अंग्रेजी एक जुबान है, और जिन लोगों को उसको सीखने में दिलचस्पी है या जिन लोगों को जरूरत है वो सीख लें, बाकियों को तो उनकी जुबान में काम करने देना, उर्दू में लिखने पढ़ने दें लोगों को, पंजाबी में। पूरी दुनिया में यही होता है कि मदर टंग जो होती है उसमें छोटे बच्चों को तालीम दी जाती है। आप हमारे बैग तो नहीं, हमारे तो बैग में एक स्लेट होती थी, एक तख्ती, और एक वो जो रोशनाई की दवात होती थी, और एक कायदा होता था। हम भी तो पढ़े हैं, टाटू में जी पढ़े बिल्कुल हैं, हमें ना सर। फर्नीचर था। जी जर्द सर वो तो एक कता कलम माफ सर, वो तो एक ऐसा जमाना था जब सहूलियात नहीं हुआ करती थी डेफिनेटली। जैसे आप टाटू पे बैठ के पढ़ के आए हैं, इसी तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो हम भी उन्हीं स्कूलों में से पढ़ के आए हैं, बैकवर्ड एरियाज में से। लेकिन सर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर बच्चों बच्चों की जो नशोनुमा है, जो तरबियत है, जो बच्चों को पॉलिश की जरूरत है, अगर ये भी एक फैक्ट है कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटियां हैं, वो बच्चे के हुनर को उभारती हैं, पुश करती हैं।
उसको नित नए नए चीजें दरियाफ्त करने में उसको मदद फराहम करती हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर वाले इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रहे? क्योंकि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आपका काफी तजर्बा है, तो इस बारे में जरा आगाही दीजिएगा। देखिए, आज भी मैं आपसे अर्ज करूं कि जी। आज भी बेहतरीन उस्ताद जो है ना वो आपको पब्लिक सेक्टर में ही नजर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर में इमारतें जरूर खड़ी की गई हैं, लेकिन अपना उस्ताद नहीं पैदा कर सके वो अभी तक। मुझे ठीक मुझे है। मुझे उंगली रखे और बताएं कि फलां उस्ताद उन्होंने पैदा किया। उनके पास अपना उस्ताद नहीं है। वो ठीक है। अभी जितने बड़े बड़े अदारे हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हम पब्लिक सेक्टर के लोग जो है ना वहां जाके उनको टाइम दे या वहां पढ़ाएं, जैसे अकेडमी है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं प्राइवेट सेक्टर में जिनके पास अपने फैकल्टी तक नहीं है, हमें कहते हैं आके यहाँ लेक्चर दे। तो सिर्फ इमारतों का नाम तो यानी अदारा नहीं ना होता। यस, सहूलतें रख लेने, एसी लगा लेने से कोई अदारा बन जाता है? नहीं, ये उनके जितने इस जी। जितने एरिए में पब्लिक सेक्टर के बड़े कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के वॉशरूम होते हैं उसमें वो पूरी यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं। जी आप बिल्कुल। देखें कि हम किस किस कमरे में एसी लगाएं। गवर्नमेंट का ये होता है ना कि उन्होंने तालीम देनी होती है। 100 बच्चे को हमने देनी होती है 10,000 बच्चे को। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा ये तो है कि हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे पास वसाइल नहीं है। मसलन जितने वसाइल लगने चाहिए तालीम पे उतने नहीं। जब हम अपने वसाइल जंगो जदल पे लगाएंगे, हथियार बनाने के, एटम बम बनाने पे लगाएंगे अपने हथियार, और हमसायों से दुश्मनियां और लड़ाइयां लड़ने में अपने वसाइल जाया करेंगे, तो तालीम तो ऐसे ही होगी ना। हेल्थ का तो यही हाल होगा फिर। तो जी इसलिए बिल्कुल। हमें, जब तक हम सुलह सफाई से नहीं रहेंगे, जब तक हम अपने मामलात को सेटल डाउन नहीं करेंगे, तब तक ये रुपया जो है ना वो जंगो जदल पे लगता रहेगा और हमारे अदारे जो है ना वो बदहाली जो है वो नजर आती रहेगी। जी तो सर, बच मेरा जी मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर तौर पे देखा गया है कि बच्चे जनरल नॉलेज पढ़ने से कतराते हैं। अच्छा, वजह क्या है इसकी? जनरल नॉलेज से तो मेरा ख्याल है कि जनरल नॉलेज कोई सब्जेक्ट नहीं है जी। कि जो कहीं पढ़ाया जाए, कि एक पूरी किताब जो है कि जी जनरल नॉलेज की भी शामिल है। वो उन्हीं सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे होते हैं उनके अंदर ही जिंदगी के तकरीबन हर एस्पेक्ट को उसमें शामिल किया जाता है। अच्छे सिलेबस में ये सब चीजें होती हैं। लेकिन आजकल बच्चों का वैसे ही मैं समझता हूँ उनके दिमागों के दिए बुझ रहे हैं। जो बच्चे जब किसी निज़ाम तालीम में यानी मयार जो है वो रट्टा हो जाए, कि बच्चे रट लें और थोड़ी अच्छा पेपर दे के आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाता है। हम वो जी बिल्कुल। नस्ल हैं जिन्हें टीचर ने जो मेरे साथ पहले दिन बात की थी ना पहली क्लास में, वो मुझसे सवाल किया जाए वो मैं बता दूंगा। थ्रू आउट क्लासों में जो बातें हुई, जो पढ़ाया गया, हमारे वो फर्स्ट हैंड नॉलेज का हिस्सा है। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें बहुत कहे ना खूब। ये क्या, तो कहते हैं कि रिवाइज करने दें। रिवाइज करने का मतलब है कि रट्टा जो है लगा लेने दे, जरा हम सुना देते हैं। तो वो रटते हैं, सुना देते हैं। इसलिए सर, बच्चे एक जो है ना, एक फैक्टर ये भी है कि जब आपका दौर था तो आपके दौर में मखसूस जो है ना सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो आज आजकल के अगर निसाब को देखा जाए, बीएस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बीएस की। तो जरा ये आप क्लियर कीजिएगा कि बीएस में अब उर्दू, बीएस उर्दू है, तो उसमें मैथ भी पढ़ाते हैं, उसमें स्टेट भी पढ़ाते हैं, इस्लामियात, चलो ये तो कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं, दो दो चार हैं। तो उसमें रुझान ही बहुत इतना हो गया है कि जो आप बात कर रहे हैं, तो उस दौर में तो मखसूस सब्जेक्ट हुआ करते थे। जब आप आपके दौर में, तो आजकल इतने सब्जेक्ट्स क्यों हैं? इनकी वजह क्या है? ये एक प्लान बनाया जो गया है, ये बच्चे को डेफिनेटली मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हर फील्ड में देखने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे जो असरात हैं वो तो बहुत बुरे 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 साबित हो रहे हैं। असल में आप ठीक कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि जैसे हमने छोटे बच्चे का बैग भारी कर दिया ना छोटी उम्र में, जी। वो मेरा ख्याल जी। है या तो वो समझते हैं बच्चा गधा है ये सब उठा सकता है,
या फिर बच्चे को एक गधा लेके देना चाहिए जिसपे वो बैग रख के ले जाए। तो कोई किसी प्लान के बगैर जब तालीमी अदारे चल रहे होंगे ना, निज़ामी तालीम प्लान के बगैर चल रहा होगा, तो ये जी हर रोशनी की तरफ लपकते हैं, हर जगह ये जो कॉपी करते हैं चीज़ों को ना हमारे लोग, अपने दिमागों से काम नहीं लेते, ना ये देखते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाता है, वहाँ के बच्चों की वो ज़रूरत होगा, हमें थोड़ा-सा लोकलाइज़ भी करना चाहिए चीज़ों को कि हमारी निजी इनिशियल ज़रूरतें क्या हैं, मकामी ज़रूरतें क्या हैं हमारी। ज़बान भी गैर मुल्की और सिलेबस भी गैर मुल्की, पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। वही एक बेतदबीरी है और एक नाफ़हमी है कि कुछ ना जानते हुए वो अपने आप को अरस्तू और अफ़लातून ज़ाहिर करते हैं। लेकिन ये जो बीएस की डिग्री है, इसमें जो चीज़ें हैं वो वाक़ई बहुत मुश्किल हैं और जी उर्दू के अलावा अगर उर्दू सब्जेक्ट है मेन, तो बाकी चीज़ें उनसे उनके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। मसलन जिस बच्चे का बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा ये सारे सब्जेक्ट जो अभी आपने बताए हैं। जी लेकिन चूँकि बच्चे अब किताबें नहीं पढ़ते, तो इसलिए अगर इसी बहाने वो थोड़ा मैथ और स्टैट और बाकी जो भी उन्होंने सब्जेक्ट रखे होते हैं, इसी बहाने थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो इसका मतलब यही है कि थोड़ी बहुत तो उन्हें आगे आगाही मिल जाए। जी नाजरीन, हमारे साथ मारूफ शायर डॉक्टर जवाद जाफरी साहब मौजूद थे, जो फिर कोई टेक्निकल खराबी की वजह से फिर हमसे वो उनका राब्ता जो है ना मुनक़ता हो गया है। और देखते हैं कि उनसे बड़ी दिलचस्प और डीपली गुफ्तगू हो रही थी अदब के रिलेटेड और लिटरेचर के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर जवाद जाफरी साहब खुद एक प्रोफेसर हैं, लेक्चरार भी रहे हैं, और वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में जो है ना पीएचडी कर ली थी। अमूमी तौर पे लोग 50 साल से 40 साल में या रिटायरमेंट के बाद जो है ना पीएचडी की उनको डिग्रियां मिलती हैं या वो जाके करते हैं। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक मरतबा फिर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि वो बीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नुकसानात पे, तो बहुत खूब आपने बताया उन पे हमारे नाजरीन को। डॉक्टर साहब, आपने यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी में उस पे पीएचडी की, वहाँ पे रिसर्च की कि उर्दू अदब लोग कैसे उर्दू को वहाँ पे बोल रहे हैं, क्या क्या समझ रहे हैं उर्दू अदब जो लिखने वाले या पढ़ने वाले हैं। अगर देखा जाए तो आपने एक पुल का काम सरंजाम दिया है, ठीक है। इन दो तीन हिस्सों को आपने ऐसे बैंड किया है, जोड़ा है। मुझे ये बताएं, क्या यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब 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 कैसा पढ़ाया जाता है और उसकी क्या मकबूलियत है, और वो अदब हमारे अदब से क्यों डिफरेंट है। आपने उधर जाके पीएचडी की, हालांकि यहाँ पे भी पीएचडी हो जाती है, होती है, करते हैं लोग। तो आपका वहाँ पे पीएचडी करने का मकसद क्या था। बलोच साहब, मैंने पीएचडी तो पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, जी। लेकिन मेरा मौजू है उर्दू अदब यूरोप और अमेरिका में। ओके। मैंने आपने देखा कि पिछले पिछले कोई 3-4 दिहाइयों से इंडो पाक से लाखों लोग हैं जो बैरून मुल्क जाके शिफ्ट हो गए और जी बिल्कुल, देखा उनमें ही है। बेशुमार। हाँ, और आप देखें ब्रेडफोर्ड और मैनचेस्टर जैसे शहर, तो वहां चले जाए तो बिल्कुल लगता है जैसे आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं। इसी तरह और भी यूरोप में शहर हैं जहाँ पे, कौन सा मुल्क है जहाँ पाकिस्तानी लाखों की तादाद में नहीं है या इंडियन, तो वहाँ की लोकल ज़बानों की बजाय उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के लिए उर्दू ज़बान को रखा हुआ है। वहाँ बड़ी फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, बांग्लादेशी भी, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, और हत्ता के जो हमारे अरब रीजन के लोग हैं वो भी, अफ्रीकी भी वहाँ उर्दू बड़े शौक से बोलते हैं। दैट्स गुड। चूंकि बड़े बड़े लिखने पढ़ने वाले भी चूंकि बाहर चले गए थे, तो फिर मैंने जी सोचा कि वहाँ लोग क्या लिख पढ़ रहे हैं, उस पे यानी रिसर्च करनी चाहिए। और जो आपने सवाल किया यूनिवर्सिटियों का, तो चूंकि ये जो लोग चले जाते हैं वहाँ वहाँ जाके, यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि जिन मुल्कों से वो बच्चे आते हैं और वहाँ के नेशनल हो जाते हैं,
उन बच्चों को उनकी मादरी ज़बानों में तालीम देनी चाहिए। सो इसलिए उनके लिए जो बच्चे तो वहाँ पैदा होते हैं ना, उनके लिए तो तालीम अंग्रेज़ी में या वहाँ की लोकल ज़बान में होती है। लेकिन जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हुए छोड़ के जाएँ, उनकी तालीम जो है, उनका अगर बैकग्राउंड उर्दू है, तो उर्दू में टीचर रख के देने पड़ते हैं वहाँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो तकरीबन यूरोप में तो बहुत ज़्यादा, अमेरिका में भी जो हर स्कूल में तकरीबन उर्दू का जो टीचर है वो मुहैया किया जाता है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। यूनिवर्सिटियों में तो बड़े-बड़े डिपार्टमेंट हैं। आपके हमारे यहाँ इतने दाखिले नहीं होते जितने वहाँ होते हैं। यानी बिल्कुल। लंदन यूनिवर्सिटी में जो उर्दू डिपार्टमेंट है, उसमें। जी। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में मुझे वहाँ पता चला कि 100-100 डेढ़ 150 लोग आते हैं क्लास पढ़ने के लिए, कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं इतने। हमारी अपनी क्लासों में इतने बच्चे नहीं होते, यानी बड़ी क्लासों में। यहाँ एमए में माशाल्लाह। आपको नज़र आएगा कि 25 सीटें हैं सपोज़, लेकिन वहाँ जी। आप देखेंगे कि 100-100 लोग आ रहे हैं। तो वहाँ असल में हर यूनिवर्सिटी में यही होता है, जैसे हम भी यहाँ अपनी ज़ुबान के अलावा गैर मुल्की ज़ुबान कोई ना कोई पढ़ते हैं ना, जैसे अरबी या फ़ारसी हम पढ़ते हैं। वहाँ भी जी। किसी स्टूडेंट ने पढ़नी होती है और वहाँ लोग फिर उर्दू रखते हैं। उर्दू या अपनी हिंदी या कोई भी ज़ुबान रखते हैं। तो उर्दू ओके। वहाँ काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटियों की हद तक काफ़ी पढ़ी जाती है। जी। सर, आपने एक ख़ासा अरसा पीटीवी होम को दिया। आप कॉलम भी लिखते रहे, मुख्तलिफ मैगज़ीनों में भी लिखते रहे। तो फिर आप एकदम से उन चीज़ों को स्किप क्यों कर गए? क्योंकि आपने सीरियल भी लिखे हैं पीटीवी पे, पीटीवी के लिए, और भी बहुत ज़्यादा सीरियल आपने लिखे हैं। तो आपका स्किप करने का मकसद क्या था? पहले तो आप एकदम उन फ़ील्ड्स में आपने फ्लाई किया। देन आपने फिर जो है ना उन फ़ील्ड्स को छोड़ दिया। बस रीज़न? यही है कि जो अदीब होते हैं ना, वो पॉसिबिलिटीज़ चेक करते रहते हैं मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में। एक मतलब फ़ैशन भी होता है किसी किसी अहद का। मैंने बड़े-बड़े अखबारों में कॉलम लिखा। मैं बेसिकली टीचिंग में आने से पहले जर्नलिस्ट था। मैं डेली जंग में काम करता था। मैं दैट्स वहाँ गुड। रिज़ाइन करके तो लेक्चरर हुआ तो इधर आ गया, मैं मीडिया हुँ, को छोड़ दिया। लेकिन हुँ। वापस जब मैं लाहौर मेरी दोबारा पोस्टिंग हुई तो फिर मैंने आके नवाए वक़्त में, जंग में, दिन में, हर अच्छे अखबार में मैंने कॉलम लिखा। जी, बिल्कुल। लेकिन वही बात कि शाम को जब उस पे लोग पकौड़े रख के खाते हैं, तो उस ओए वक़्त होए! अंदाज़ा होता है कि इस तहरीर की उम्र जो है चंद घंटों से ज़्यादा नहीं है। तो वो तहरीरें सिर्फ़ लिटरेरी होती हैं जिन्हें हज़ारों साल बाद भी पढ़ा जा सकता है। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काफ़ी अरसा बड़े सीरियल लिखे, लेकिन मैं इस नतीजे जी, पे पहुँचा कि यानी जो हमसे भी ज़्यादा लिखते थे, उनकी जी। तरफ जब हम देखते थे तो टीवी के हवाले से तो लोग उन्हें जानते थे, लेकिन बतौर अदीब उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता था। हुँ। लोग लोग कहते थे ये वो फलाँ शख्स जो ड्रामे लिखता है, लेकिन ये नहीं कहते थे ये शायर है या अदीब है। वो हमें भी समझ आई कि ये सारा कुछ हवा में चला जाता है और हुँ। यानी लोग सुनते हैं, देखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। और जो किताब होती है वो तो हज़ारों साल में सफ़र करती है, वो तो तारीख़ में सफ़र करती है, वक़्त में सफ़र वाह, करती है। वाह! वाह, वाह! और इसलिए फिर मैंने सोचा कि संजीदगी से सारे काम छोड़ के ना, संजीदगी से लिटरेचर पे फ़ोकस करना चाहिए और संजीदा नौइयत का और दायमी नौइयत के काम करने चाहिए। इसलिए फिर माशाअल्लाह। तकरीबन वो मीडिया से मैं इधर खुद अदब अलहदगी। खुद एक मीडिया है ना, एक बड़े बिल्कुल ऐसा ही। मीडिया का हिस्सा है। हाँ। सर, आप एक शायर भी हैं, तो कोई आज हमारे नाज़रीन को जी, जी। कोई ग़ज़ल, कोई नज़म, कोई 2 अशआर सुना दें, जो आपके नज़दीक, क्योंकि शायर की शायरी जो होती है, जो उसकी तहरीरें होती हैं, उसकी औलाद की तरह होती हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी वो शेर सुनाएँ या वो ग़ज़ल नज़म सुनाएँ जो आपको सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हो, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो दोस्तों में ज़्यादा मकबूल हो, या आपके अहबाब में। बहरहाल मैं हर आदमी को जिसे पूछे उसे कुछ कोई और नज़्म पसंद होती है, कोई और शेर वो सुनाता है, लेकिन बहरहाल मैं 2-3 शेर सुना देता हूँ आपको इस वक़्त के जी। सरे उफ़क़ सरे उफ़क़ वो जो ताबिंदा तर सितारा है, वाह!
सरे उफक वो जो ताबिंदा तर सितारा है, तारा है। जमी के बाद यही अगला घर हमारा है। वाह वाह वाह। सरे उफक वो जो ताबिंदा तर सितारा है, जमी के बाद यही अगला घर हमारा है। वाह वाह वाह। मैं तुझको खो के मोहब्बत के उस मकाम पे हूँ। मैं तुझको खो के मोहब्बत के उस मकाम पे हूँ वाह वाह कि तुझको पाना भी एक तरह का खसारा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। कोई भी काम नहीं हो सका बजुज तेरी याद, कोई भी काम नहीं हो सका बजुज तेरी याद, सो आज फिर बड़ा मसरूफ दिन गुजारा है। वाह 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 वाह। दो तीन बहुत मिसरे एक नज्म की सुनाऊं? दो जी तीन मिसरे एक जी जी नज्म मुकर। की है। हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए तो ये मत समझो कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए तो ये मत समझो कि हमारी कोई कीमत ही कोई नहीं। कीमत नहीं। हमारी कीमत उनसे पूछो जिनके हाथ और दामन खाली रहते। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जिनके हाथ और थैंक दामन खाली रहते हैं। माशाल्लाह। यू। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपने बहुत ही खूबसूरत और डीपली और तल्ख हकीकत वाली गुफ्तगू की। हमें हमें उस पे इजहार ख्याल आपने किया। जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा था कि अदब, इंसान इंसान जब पैदा होता है, जैसे मैंने भी कहा था कि इंसान जब पैदा होता है तो वो हैवान होता है। अदब इंसान को हैवान से इंसान बनने में जो अदब का किरदार है वो बहुत ही बड़ा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो है इंसान को हैवानियत से इंसानियत में तब्दील कर सके। तो इस पे इस पे मज़ीद भी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इस पे जितनी भी गुफ्तगू की जाए तो ये लंबी से लंबी तर होती जाती है और इंसान को दिलचस्पी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि अदब से इंसान दूर होता जा रहा है। जैसे कि आपने कहा, अदब अदब हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। अदब अदब की तारीफ़ें मखसूस कर दी गई हैं और गैर मियारी चीज़ों ने जो है ना इन पे फ़ोक़ियत हासिल कर ली है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक मुलाकात होती है एक नए मेहमान के साथ। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।